जिन टॉपिक्स को मैंने 5 पॉइंट्स दे रखे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जाति व्यवस्था वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लेना, यहां से क्वेश्चन आते हैं। इसके लक्षण पढ़ लेना, जिसपे सबसे ज्यादा फोकस करना है। सांप्रदायिकता एकदम अच्छे से पढ़ लेना। कम्युनलिज्म, दोनों के बीच में, नगरीकरण और औद्योगिकरण के बीच में संबंध क्या क्या है। सबसे पहले संगठित और असंगठित क्षेत्र के बीच में अंतर स्पष्ट होना चाहिए। अब सामाजिक आंदोलन क्या है ये आपसे पूछ लिया जाएगा कितने नंबर में। एग्जामिनर कहां से, आपका जो एग्जामिनर है, परीक्षक है, वो कहां से पसंदीदा प्रश्न बनाता है वो समझ लो। दोस्तों सोचो, हफ्ते भर बाद तुम्हारी समाजशास्त्र की परीक्षा है और तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, तो वो कौन से कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे जो पढ़ करके तुम एग्जाम में 90% से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। आज यही बात बताने के लिए मैं आ गया हूं तुम्हें यहां पर, और मैं तुमको बताऊंगा कि आने वाले कुछ दिनों में, चूंकि एग्जाम के ज्यादा दिन बचे नहीं है, तो कौन कौन से टॉपिक पढ़े जाएं जो समय में तुम पढ़ सकते हो, समय रहते उसको रिवाइज कर सकते हो और एग्जाम में 95% मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो आओ जल्दी से देखते हैं, क्योंकि अब मेहनत का समय चला गया है। अब थोड़ा दिमाग से, है ना, रणनीति बना करके अगर हम एग्जाम की तरफ बढ़ेंगे तो हम अच्छे मार्क्स जरूर एग्जाम में हासिल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझो, सोशियोलॉजी की, समाजशास्त्र की तुम्हारे क्लास में 2 किताबें चलती हैं। कौन कौन सी? एक भारतीय समाज बुक 1 चलती है और दूसरी भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। ये 2 बुक 2 हैं। ठीक, अब मैं तुमको कुछ टॉपिक के नाम बताने वाला हूं जहां से तुम्हारे एग्जाम में जरूर प्रश्न आते हैं, और उन टॉपिक्स को कैसे पढ़ना है मैं ये भी बताने वाला हूं। कितनी गहराई में पढ़ना है, याद करना है किस टॉपिक को सिर्फ समझना है ना। बस मैं बताता जाऊंगा, तुम सुनते जाना। ठीक है, मैंने टॉपिक्स को कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। जिन टॉपिक्स को मैंने 5 पॉइंट्स दे रखे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमको उनको याद करना है, घोल के पी जाना है, एकदम दिमाग में बिठा लेना है। क्यों? क्योंकि वहां से लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं। इसके बाद में मैं तुम्हें कुछ टॉपिक्स बताऊंगा जहां पर मैंने 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, उनको भी तुमको याद करना है, महत्वपूर्ण है, उनको भी तुम्हें याद करना है। फिर मैं बताऊंगा कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनको मैंने 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, उन टॉपिक्स को बस तुम्हें समझना है, मोटा मोटा आइडिया लगाना है, और इस तरीके से तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को देखते हैं, जल्दी से आओ। ठीक, तो सबसे पहले पढ़ने का सही तरीका क्या होता है ये समझ लो। एनसीईआरटी की किताब पढ़ो, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को सॉल्व करो, है ना। किताब में तुम्हारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, विषय से रिलेटेड कुछ शब्द दिए रहते हैं, उनको जरूर याद कर लो, है ना। हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, हर विषय से रिलेटेड कुछ शब्द होते हैं। और फिर बाद में तुमको आंसर राइटिंग करनी है, उत्तर लेखन को तुम बहुत अच्छे तरीके से अभ्यास कर लो। ठीक है, अब तुम समझो, तुम्हारी पहली किताब पे हम शुरू करते हैं। पहली किताब के अंदर 4 अध्याय हैं और चारों अध्यायों से 10-10 नंबर के क्वेश्चन तुमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टोटल 40 मार्क्स हो गए। उसमें भी अब किस अध्याय को तुम्हें पहले करना है, तो सबसे पहले तुमको पहला अध्याय छोड़ देना है ना। भारत की जनसांख्यिकी संरचना पहला अध्याय, उसको पहले नहीं अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले क्या करना है? सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। अब इसमें किन टॉपिक्स पर ध्यान देना है? सबसे पहले जाति व्यवस्था वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लेना, यहां से क्वेश्चन आते हैं। इसके लक्षण पढ़ लेना, ठीक है, इसमें क्या क्या बदलाव आए ये भी पढ़ लेना। फिर जनजातीय समुदाय यानी ट्राइब्स के बारे में पढ़ लेना, उनके मुद्दे क्या क्या हैं, किन किन बातों से वो परेशान रहते हैं। ठीक है, और वहां पर एक बहस दी होगी, एकीकरण और आत्मसातीकरण वाली बहस दी हुई होगी, उस बहस को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। फिर प्रबल जाति का जो सिद्धांत है, जो एमएन श्रीनिवास ने दिया था, उस सिद्धांत को तुम जरूर पढ़ लेना। इस अध्याय में पूछा जाएगा, नहीं तो किसी और अध्याय में पूछा जाएगा, हर अध्याय में ये काम आता है। ठीक है, फिर कुछ टॉपिक ऐसे हैं, इतना पढ़ने के बाद तुम्हारे यहां से ठीक ठाक मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। अब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको बस तुम्हें समझ लेना है, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है ना, समय बर्बाद नहीं करना। कौन से टॉपिक है? परिवार, फैमिली, है ना। संयुक्त परिवार क्या होता है, एकल परिवार क्या होता है, कितने प्रकार के परिवार होते हैं, नातेदारी व्यवस्था क्या है, परिवार के प्रकार, ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है। बहुत डिटेल में नहीं, पर मोटा मोटा आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में आपको क्या करना है? अगला चैप्टर आपको पढ़ना है, नाम क्या है? सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार। इस अध्याय के अंदर सबसे पहले देखते हैं 5 पॉइंटर्स टॉपिक, जहां पर सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है। कौन सा टॉपिक है भाई? तो सबसे पहला टॉपिक क्या है? जो सोशल एक्सक्लूजन है, यानी कि सामाजिक बहिष्कार है, वो क्या है, कि उसका मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, कितने प्रकार का होता है सामाजिक बहिष्कार। उसके बाद में अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी, कितने प्रकार की होती है, क्या होती है, क्या संविधान ने अस्पृश्यता को रोकने के लिए, छुआछूत को रोकने के लिए कुछ काम किया है, आजादी से पहले सरकारों ने कुछ किया था, ये सब पढ़ लेना। ठीक, फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से प्रश्न बनेंगे और वो भी बराबर इंपॉर्टेंट है, इतने नहीं है पर वो भी महत्वपूर्ण है, उनको अच्छे से पढ़ लेना। आदिवासी संघर्ष क्या है, आदिवासियों का विस्थापन कैसे हुआ,
और उनके मुद्दे क्या क्या थे, है ना। फिर इसके अलावा दिव्यांगता वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना, डिसेबिलिटी, दिव्यांगता क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, और दिव्यांगों के सामने क्या सामाजिक समस्याएं आती हैं, है ना। बाकी टॉपिक्स पर बहुत समय नहीं बर्बाद करना है। ओबीसी और रिजर्वेशन वाले टॉपिक पर बच्चे बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर देते हैं, सोचते हैं यहां से महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है, पर यहां से क्वेश्चन 2-3 साल में ही एक बार आता है ना। तो इन टॉपिक्स को अंत में देख लेना, आइडिया लगा लेना, लेकिन बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। फिर 5 पॉइंटर्स टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर से। चैप्टर का नाम क्या है, सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियां। कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले जिसपे सबसे ज्यादा फोकस करना है, सांप्रदायिकता, एकदम अच्छे से पढ़ लेना। कम्युनलिज्म, उसमें भी क्या पढ़ना है, उसका अर्थ की, कम्युनलिज्म क्या है, सांप्रदायिकता क्या है, क्यों होती है, और इसका प्रभाव क्या क्या है ना, इसका असर क्या क्या पड़ता है। फिर अगला टॉपिक हमको करना है क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद में भी कारण क्या होते हैं क्षेत्रवाद के, और क्षेत्रवाद कैसे अभिव्यक्त होता है, कैसे जाहिर करता है कि व्यक्ति क्षेत्रवादी है, ठीक है। फिर इसके अलावा हम अगले टॉपिक देखते हैं जो आपके 4 पॉइंटर्स टॉपिक है। 4 पॉइंटर्स हम नहीं बोलेंगे, हाँ, लेकिन यहां से ठीक ठीक मार्क्स आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से अंदर आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सॉरी 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां से आपका एक लॉन्ग आंसर बन जाएगा, और यहां से आपके 1-2 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बन जाएंगे। सबसे पहले क्या, आपको अल्पसंख्यकों का अधिकार वाला टॉपिक बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। राज्य और राष्ट्र राज्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राज्य और राष्ट्र राज्य वाला जो टॉपिक है उसको बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। इन दोनों के बीच आपको स्पष्ट अंतर होना चाहिए कि राष्ट्र राज्य, राष्ट्र क्या होता है, राज्य क्या होता है, राष्ट्र राज्य क्या होता है, ठीक। अब आप करेंगे सबसे अंत में जाकर के चैप्टर नंबर 1, अध्याय नंबर 1, नाम क्या है, भारत की जनसांख्यिकी संरचना, ठीक। अब इसमें हमको क्या करना है, देखो इस टॉपिक के अंदर क्या है ना, बहुत ज्यादा क्या है, डेटा है, बहुत ज्यादा फैक्ट्स हैं, बहुत ज्यादा नंबर है, तो उनको याद करने में टाइम वेस्ट मत करना। जहां पर तुमको फोकस करना है मैं उतना ही बता दे रहा हूं। सबसे पहले जनसांख्यिकी लाभांश क्या होता है, 6 नंबर का क्वेश्चन यहां से जरूर बनता है तुम्हारा जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। फिर माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत जरूर पढ़ लेना, ठीक है। फिर लिंग अनुपात की जो समस्याएं हैं, सेक्स रेशियो क्या है, कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, और कम हो रहा है तो क्यों कम हो रहा है। फिर सरकार ने क्या क्या उसके लिए जो स्कीम है वो शुरू की है, क्या क्या योजनाएं शुरू की है उसको रोकने के लिए, ठीक। सबसे अंत में क्या देखना है, आदिवासी जनसंख्या वाला जो टॉपिक है वो सबसे अंत में देखना है। और फिर तुमको सबसे अंत में क्या देखना है, जो जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत है, जिसमें 3 चरण बताए हैं जनसंख्या संक्रमण के, उसको सबसे अंत में देखना। हाँ, पढ़ जरूर लेना। ये मत सोचना कि सर जो लो फोकस टॉपिक बता रहे हैं कि जो सबसे अंत में पढ़ना है उसको हम बिना पढ़े चले जाएंगे, नहीं नहीं, पढ़ना है वो। कई सारे टॉपिक तो मैं आपको बता नहीं रहा हूं क्योंकि वहां से प्रश्न नहीं आते, लेकिन जितना बता रहा हूं इसको जरूर कर लेना। लो फोकस का मतलब ये नहीं है कि करो ही नहीं, अंत में करना, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब इसके बाद में आप क्या करोगे, संरचनात्मक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन, है ना, ये 2 अध्याय हैं। कहां, बुक 2 आपकी शुरू हो जाएगी, और बुक 2 में ये दोनों अध्याय 5-5 नंबर के हैं। संरचनात्मक परिवर्तन 5 नंबर का है और सांस्कृतिक परिवर्तन 5 नंबर का है, ठीक है। तो इसमें इन दोनों अध्यायों में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहले संरचनात्मक परिवर्तन में नगरीकरण वाला टॉपिक अच्छे से कर लेना है, औद्योगिकरण क्या होता है ये अच्छे से पढ़ लेना है, दोनों के बीच में, नगरीकरण और औद्योगिकरण के बीच में संबंध क्या क्या है, ठीक। उपनिवेशवाद वाला टॉपिक अच्छे से कर लेना है। उपनिवेशवाद वाला जब टॉपिक पढ़ रहे होगे तो उसमें टी प्लांटेशन वाला टॉपिक है, चाय के बागानों वाला टॉपिक है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। सांस्कृतिक परिवर्तन, आंख बंद करके जो टॉपिक बता रहा हूं वहां रट्टा मार लेना, उसके बाहर से क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, वही मतलब 5 मार्क्स के कुल प्रश्न आएंगे और इन्हीं टॉपिक से आएंगे। सबसे पहले संस्कृतिकरण अच्छे से पता होना चाहिए, पश्चिमीकरण पता होना चाहिए, आधुनिकीकरण क्या होता है और धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, ठीक है। इन सारी अवधारणाओं के अंदर स्पष्ट अंतर आपको पकड़ना आना चाहिए। हाँ, इसके अलावा भारत के अंदर कुछ सामाजिक कुरीतियां थी, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनको किसने खत्म किया यह पता होना चाहिए इस अध्याय के अंदर। अगला टॉपिक 10 मार्क्स का, अगला जो अध्याय है वो 10 मार्क्स का है ना। तो इसको थोड़ा सा हमको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले ग्रामीण समाज में परिवर्तन नाम है, इसमें सबसे जो जरूरी चीज है वो क्या है, हरित क्रांति आपको पढ़ना है ना, जिसको ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हो। और इसके सामाजिक परिणाम ये क्या है, ये आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाएगा। भूमि सुधार दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा, है ना। क्या भूमि सुधार सफल रहे या विफल रहे, और रहे तो क्यों रहे, कारण भी पढ़ने हैं, है ना। ये आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। फिर आपसे पूछा जा सकता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में कृषि संरचना आपसे पूछी जा सकती है। जाति और वर्ग के बीच में गांवों के अंदर किस तरीके से जमीन का बंटवारा है, किसानों की आत्महत्या की समस्या क्या है, ये आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद किसी भी समाजशास्त्री का नाम आए,
जैसे यहां पर जैन ब्रेमेन का नाम आएगा, इनकी थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, जो भी इन्होंने मजदूरों के बारे में कहा है, प्रवासी मजदूरों के बारे में कहा है, उसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, फिर सरकार की योजनाएं, ये आपसे ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछी जा सकती है। यहां से इतना कर लोगे, आपके 10 नंबर अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगला जो अध्याय है ये भी 10 नंबर का है। यहां पर जिन टॉपिक्स पर आपको सबसे ज्यादा जोर देना है वो क्या है? सबसे पहले संगठित और असंगठित क्षेत्र के बीच में अंतर स्पष्ट होना चाहिए, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। ठीक, फिर कार्ल मार्क्स नाम के समाजशास्त्री थे, उनका अलगाव का सिद्धांत आपको समझ में आना चाहिए। हर 2 साल में पूछा जाता है, 1 साल छोड़ 1 साल, 1 साल छोड़ 1 साल, 1 साल छोड़ 1 साल, है ना, हर 2 साल में पूछा जाता है, तो जरूर पूछा जा सकता है ये। ठीक है, फिर कॉन्ट्रैक्ट लेबर या फिर जिसको हम लोग ठेका मजदूरी बोलते हैं, फिर आउटसोर्सिंग वाला टॉपिक, हड़ताल वाला टॉपिक, ट्रेड यूनियन कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे टॉपिक हमको कर लेने होंगे। ठीक है, फिर सामाजिक आंदोलन अगला अध्याय, इस अध्याय से भी 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अब सामाजिक आंदोलन क्या है ये आपसे पूछ लिया जाएगा कितने नंबर में, ये आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जा सकता है। फिर सामाजिक आंदोलनों के प्रकार आपसे किसमें पूछे जा सकते हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न में। फिर पुराने आंदोलन क्या है, नए आंदोलन क्या है, दोनों के बीच में अंतर क्या है, समानताएं क्या है। फिर सापेक्षिक वंचना, संसाधन लामबंदी या जिसको रिसोर्स मोबिलाइजेशन बोलते हैं, ये टॉपिक पहले पूछे जाते थे, अब नहीं पूछे जाते हैं, है ना, अब नहीं पूछे जाते। तो किसी के पास, जिसके पास पुरानी किताबें हैं उनको इस टॉपिक को छोड़ देना है, जिनके पास नई किताबें हैं वहां पर ये टॉपिक दिए ही नहीं रहेंगे, है ना, तो इन टॉपिक्स को आपको छोड़ देना है। ठीक है, फिर जो कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन है ना, चाहे उसमें पारिस्थितिकी आंदोलन हो, दलित आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, इनको अच्छे से पढ़ लेना है, यहां से लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब एग्जामिनर कहां से, आपका जो एग्जामिनर है, परीक्षक है, वो कहां से पसंदीदा प्रश्न बनाता है वो समझ लो। सबसे पहले मैं बता देता हूं, ये बोनस पॉइंट बता रहा हूं, यहीं से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। जाति बना चीजों में अंतर करने को पूछ लेगा, या फिर चीजों में समानताएं करने को पूछ ले जाएगा। जैसे जाति बनाम वर्ग, समानता क्या है, अंतर क्या है, पता होना चाहिए। संगठित बनाम असंगठित क्षेत्र, समानता क्या है, अंतर क्या है। हड़ताल और तालाबंदी में समानता क्या है, अंतर क्या है। ठीक है, संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण, समानता क्या है, अंतर क्या है। ठीक है, पुराने बनाम नए सामाजिक आंदोलन, समानता क्या है, अंतर क्या है। हड़ताल बनाम तालाबंदी, समानता क्या है, अंतर क्या है, पता होना चाहिए। ठीक है, अब इन टॉपिक्स को घोल के पी जाओ, जहां पर कहीं भी किसी भी समाजशास्त्री का नाम आए पूरी किताब में, उसको घोल करके पी जाओ। ठीक है, सर ने बताया हो या ना बताया हो, पढ़ लेना है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लेना है। एमएन श्रीनिवास जहां पर नाम आएगा डोमिनेंट कास्ट में आएगा। ठीक है, यानी प्रबल जाति का सिद्धांत, संस्कृतिकरण का सिद्धांत, यहां पर इनका नाम आएगा, पढ़ लेना। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत कहां पर आएगा, अलगाव का सिद्धांत आएगा, है ना, ये मैंने आपको बता दिया है, अलगाव का सिद्धांत आएगा। ठीक है, ये पढ़ लेना। जीएस घुरिये, है ना, जीएस घुरिये के बारे में जो भी सिद्धांत हो वो पढ़ लेना। ठीक, जैन ब्रेमन का नाम जहां पर आएगा वह उसको अच्छे से पढ़ लेना। फिर डीपी मुखर्जी का नाम जहां पर आएगा उसको अच्छे से पढ़ लेना। यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या है कि जितने भी समाजशास्त्रियों के नाम आए किताब के अंदर, 2 मिनट भी नहीं लगाना और उस टॉपिक को पढ़ लेना। हालांकि इन्होंने क्या क्या टॉपिक दिए थे यहां पर इंग्लिश में लिखे हैं, लेकिन पीछे हिंदी में मैंने तुमको सारे बता दिए, तो उनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। अब उत्तर लेखन का तरीका क्या है? सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है? परिचय लिखना है उत्तर का, कि आप उत्तर में क्या बताने वाले हैं, वो 2-3 लाइन में आपको बताना है। फिर उत्तर में जो पूछा गया है वो लिखना है, फिर उसका उपसंहार लिखना है, कि अंत में आपको बता देना है कि इस प्रश्न में आपने क्या क्या लिखा है। ठीक है, बीच बीच में समाजशास्त्रियों के नाम डालते रहें, उनसे जुड़े सिद्धांतों को डालते रहें। ठीक है, उत्तर को अगर आप समसामयिक उदाहरणों के साथ में जोड़ देंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, नहीं जोड़ पाते हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक, चलो, अगर आपने इतना कर दिया तो मेरी आपको गारंटी है कि एग्जाम में आने वाली परीक्षाओं में आपके 95% प्लस कहीं नहीं गए हैं सिर्फ इतने टॉपिक्स को कर लेने से। लेकिन जरूरी क्या है कि ये टॉपिक्स करें, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि किताब से करें। मेरे लेक्चर्स पढ़ें, अगर किताब में नहीं समझ में आ रहा उसको पढ़ लें, एक बार जाकर के किताब जरूर पढ़ लें, क्योंकि किताब पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको ये तय करना है कि अब समाजशास्त्र आप कितने दिनों में तैयार करेंगे, और आप बताइए कि ये टॉपिक्स आप कितने दिनों में कर लेंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, 15 दिन में कर लेंगे, 30 दिन में कर लेंगे, या 45 दिन में कर लेंगे। और जब कर लीजिएगा तो नीचे आकर के कॉमेंट जरूर करिएगा। तो आज की क्लास में इतनी बातें पर्याप्त रहेंगी, बाकी की बातें हम कभी और किसी और सेशन में करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।